जय हिंद। आज हम चर्चा करते हैं समास के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले समास का अर्थ इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। समास को इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। अब इसको एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि समास का अर्थ होता क्या है। अर्थ, समास का अर्थ होता है संपेच। समास का अर्थ क्या होता है? संपेच। अब चलते हैं इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, उस तरह हम समास पढ़ते हैं तो इसका आखिर उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य यही होता है कि अनेक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होना। अनेक शब्द के लिए एक शब्द होना इसका उद्देश्य है। अब हम जानते हैं कि समास क्यों पढ़ते हैं आखिर। तो समास पढ़ने का पहला जो कारण है वह है शब्द की रचना तीन तरह का सा होता है। पहला है उपसर्ग से, दूसरा है प्रत्यय से, तीसरा है समास से। इसलिए हम समास को पढ़ते हैं। तो चलिए लिख देते हैं कि शब्द की रचना तीन प्रकार से होता है। पहला है उपसर्गों से, दूसरा है प्रत्ययों से, और तीसरा है वो है समास से। इसलिए हम समास को पढ़ते हैं। तब चलते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। अब चलते हैं इसके जैसे में, समास के जैसे में। जैसे देख लेते हैं गंगा जल, और है बहुत सारा विद्यालय, और है नील कमल, और देख लेते हैं राजपुत्र। अब चलते हैं आगे। देखिए, इसको विग्रह करते हैं। विग्रह पहले समझ लीजिए विग्रह किसे कहते हैं। तो समास के पद यानी समास के शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास के शब्द को समस्त पद कहते हैं। और जब हम इस समस्त पद को अलग अलग कर देते हैं, इसी को कहते हैं विग्रह, यानी कि समास विग्रह कहते हैं। समास पद को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। तो चलिए गंगा जल को हम विग्रह करते हैं। तो गंगा जल का विग्रह होता है गंगा का जल। इधर क्या कर रहे हैं? विग्रह। तो इधर लिख देते हैं विग्रह। आगे चलते हैं विद्यालय। तो विद्यालयों का विग्रह करेंगे तो होगा विद्या के लिए आलय। अब आगे चलते हैं नीलकमल का अगर विग्रह करते हैं तो इसका होता है कि नीला है जो कमल, इसका विग्रह होता है। अब चलते हैं राजपुत्र। तो इसका होगा विग्रह राजा का पुत्र। अब हम इस समझ में नहीं आ रहा कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। कैसे? तो आइए समझिए। देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद, इसमें दो या दो से अधिक पद है कि ना? है। यहाँ पे देखिए, एक में 3 पद है, इसमें 4 पद है, इसमें भी 4 पद है, इसमें भी 3 पद है, इसमें 2 से ज़्यादा पद है, और उस पद को मिल के एक शब्द बन रहा है। उस शब्द को ही कहेंगे
समास। जैसे गंगा का जल, 3 शब्द मिल के बन रहा है गंगा जल, तो ये गंगा जल क्या हो गया, समास हो गया। उसी तरह विद्या के लिए आलय, विद्यालय से मिलके, विद्या के लिए आलय से मिलके एक बना विद्यालय, विद्यालय क्या हो गया, समास हो गया। उसी तरह नीला है जो कमल, ये 4 शब्द, 4 पद से मिलके बना एक पद जो है नीलकमल, नीलकमल क्या हो गया, समास हो गया। राजा का पुत्र, ये राजा का पुत्र, यह 3 पद से मिलके एक पद बना जो है राजपुत्र, ये राजपुत्र क्या होगा, समास हो गया। समास में कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष, पहला है तत्पुरुष समास। दूसरा है कर्मधारय, कर्मधारय। और तीसरा है द्वंद्व। और चौथा है दिंगु। और 5वां है बहुव्रीहि। और 6ठा जो है वो है अव्ययी भाव। अब चलते हैं पारापारिक। सबसे पहले हम तत्पुरुष समास का अध्ययन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले किस समास का, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब चलते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। समास के 6 भेद है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, 5वां है बहुब्रीहि समास, 6ठा है विभाव समास। पहले चलते हैं तत्पुरुष समास को, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। अब इस तत्पुरुष समास, तो जिसका दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद को अंतिम पद भी कहते हैं, उत्तर पद भी कहते हैं। अगर समझ में नहीं आता है कि दूसरा पद या पूर्व पद किसे कहते हैं तो समझा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो अंतिम वाला लोक रहा है गंगा का जल, इसमें जल जो है यह दूसरा पद है। ये क्या है, दूसरा पद है। इसी को और नाम है अंतिम पद, इसी का और नाम है उत्तर पद। और जो विभक्ति के पहले होता है उसको कहते हैं पहला पद, यानी प्रथम पद या पूर्व पद। तब पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद विभक्ति के पहले वाला पद को कहते हैं। और विभक्ति के बाद वाला को जो अंतिम होता है उसको अंतिम पद या दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। तो वही कहा कि दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि अंतिम वाला पद क्या होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। तो उस समास को तत्पुरुष समास कहेंगे। अब चलते इसको पहचानेंगे कैसे। पहचान के साथ पढ़ेंगे एकदम। इसको पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानने का एक तरीका है कि विग्रह करने पर कारक विभक्ति चिन्ह हो तो वह तत्पुरुष समास है। अब चलते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होता है। तत्पुरुष समास के भी पहला कर्म तत्पुरुष, इसका विभक्ति आएगा को, क्या आएगा, को। अब चलते हैं, इसको मटार देते हैं। लिख लिया आप लोग, तो मटार देते हैं।
चलिए पहला कौन, कर्म तत्पुरुष, इसको विभक्ति क्या है, इसको को, अगर को आ गया तो कहेंगे कि कर्म तत्पुरुष है, लेकिन अगर कारक विभक्ति आ गया तो सिर्फ कहेंगे तत्पुरुष है। जैसे समझिए, जैसे में, इसका जैसे में है, जैसे में ले लेते चिड़िया मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार, तो इसका विग्रह करेंगे तो होता है चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, इसमें विभक्ति आया को, इसका मतलब कि विभक्ति आ गया तो इसका मतलब कि यह है तत्पुरुष समास। लेकिन अगर कहे कि तत्पुरुष समास के कौन समास, तो इसको याद कर लेना है कि जो कर्म होता है, कर्म का विभक्ति होता है को, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह कर्म का क्या आया को, तो को आ गया, यानी कि यह हो गया कर्म तत्पुरुष। तो इसको तत्पुरुषों को पूछेगा तो कह देना कि कर्म तत्पुरुष, लेकिन खाली पूछे समासों में 6 में से कौन कौन समास, तो कहना है तत्पुरुष। तो इसमें विभक्ति आया ना को, देखिए को आया ना, तो इसका मतलब कौन समास है, तत्पुरुष समास है। तो देख लिए कर्म तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के भी 6 है, पहला कर्म तत्पुरुष। अब दूसरा चलते हैं, वह आता है करण, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में विभक्ति आएगा से, क्या आएगा विभक्ति से। जैसे देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति रोगी से रोगग्रस्त है, क्या है रोगग्रस्त, तो उसको क्या कहते हैं, विग्रह करने पर क्या होगा, रोग से ग्रसित, रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त हो गया, तो इसमें विभक्ति क्या है से, तो इसका मतलब है कि यह करण तत्पुरुष है। लेकिन यह विभक्ति तो ये तो तत्पुरुष है ही, लेकिन अगर तत्पुरुष के अंदर भी पूछे कि तत्पुरुष में कौन तत्पुरुष, तो बोलना है विभक्ति देख के कौन भी है से, तक कर्ता ने कर्म को करण से, तो से इसका मतलब कि करण तत्पुरुष है। अन्यथा अगर खाली पूछे कि समास के कौन भेद है, तो ये देख लीजिए क्या से विभक्ति है, एक कारक की विभक्ति है। मैंने लिखाया है कि अगर विभक्ति चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष समास होता है, यानी कि से आ गया तो यह इसको कहेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। अब आगे चलते हैं, करण अब होता है तीसरा जो है संप्रदान, क्या है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष। इसका पहचान होता है के लिए, काके के लिए, मानिए ना काके के लिए, इसका ही विभक्ति होता है। जैसे दे दे कि रसोई घर, रसोई घर, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर। इसमें देखिए के लिए विभक्ति आया कि ना आया, इसमें विभक्ति आ गया तो यह तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर पूछेगा तत्पुरुष समास के कौन समास है, तो याद रखना है कि संप्रदान का होता है विभक्ति के लिए, और के लिए आएगा, इसका मतलब कि संप्रदान तत्पुरुष है। कौन तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है। रसोई के लिए घर, रसोई घर, इससे विद्यालय भी ले सकते हैं, विद्या के लिए आलय। अब अगला चलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष के बाद आता है संप्रदान तत्पुरुष, उसके बाद आता है तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, अपदान, अपदान तत्पुरुष, तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष का पहचान क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि इसमें अपदान का मतलब होता है जुदाई, तो जुदाई किस से, इसका विभक्ति होता है से। अब देख सकते हैं कि जैसे कोई, जैसे में इसको देखते हैं, जैसे में नेत्रहीन, नेत्रहीन, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका होगा नेत्र से हीन। देखिए यहाँ पे आ गया से, नेत्र से हीन, यहाँ पे जुदाई हो, नेत्र माने आँख, हीन माने कि उसको आँख नहीं है, तो उसी को कहते हैं नेत्रहीन। और नेत्र से हीन माने आँख उसको जुदाई हो गया, यानी कि रोशनी उसका क्या हो गया, जुदाई हो गया, रोशनी चल गई, इसका मतलब जुदाई हो गया। और जब जुदाई होता है तो कौन होता है, अपदान होता है। और अपदान हो गया तो इसको कह सकते हैं कि यह अपदान तत्पुरुष है। अन्यथा खाली पूछे कि समास में, छहुन समास में कौन समास है, तो इसको देखें विग्रह करके आया नेत्रहीन का, कि नेत्र से हीन, इसे विभक्ति आ गया से।
और जब विभक्ति आता तो कहते हैं कि यह तत्पुरुष समास है। तो यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेत्रहीन कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब अगला है वह है अधिकरण। अधिकरण तो आगे आता है, पहले आता है संबंध, संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक तत्पुरुष, संबंधवाचक तत्पुरुष। इसका विभक्ति होता है, आप लोग जानते भी होंगे, का, के, की, यानी इसका विभक्ति होता है। आप जैसे देख सकते हैं, जैसे में हो गया गंगा जल, लिए थे फर्स्ट बार गंगा जल, गंगा जल। इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो इसको विग्रह करने पाएगा गंगा का जल। यहाँ पे देखिए तो विभक्ति आया कि ना आया? तो जब विभक्ति आ गया तो इसको कहेंगे कि तत्पुरुष समास है। लेकिन पूछे तत्पुरुष समास के अंदर भी कौन सा तत्पुरुष? तो इसको देखिए का क्या काम कर रहा? संबंध बताने का, यानी कि यह संबंधवाचक तत्पुरुष है। कौन सा समास है? संबंधवाचक तत्पुरुष है। या खाली कहे समास में कौन समास है? तो यह तो तत्पुरुष समास है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। और जो छठा है वो लास्ट है, जो है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। इसका आप लोग विभक्ति जानते होंगे। अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति होता है में पर, में पर। जैसे में देखिए, जैसे में हो जाएगा देवालय, या देवालय, देवालय नहीं हो सकता, क्योंकि यह देवालय कौन समास है बता सकते हैं? देव आलय, देव के लिए आलय, के लिए तो आ गया, यह तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास के कौन समास है? यह संप्रदान तत्पुरुष है, क्योंकि संप्रदान में देखिए के लिए आया विभक्ति। तो देवालय कौन सा हो गया? संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन अधिकरण तत्पुरुष में कौन आएगा? तो अधिकरण तत्पुरुष में आता है दानवीर, दानवीर। जैसे में दानवीर, इसको कह सकते हैं, इसको विग्रह करने पर होगा दान में वीर। यहाँ पे देखिए में आया कि ना आया? यहाँ पे में आ गया। इसको तो पहले सबसे पहले कहेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि इसमें विभक्ति आ गया। अब पूछेगा कि भाई तो ये तत्पुरुष समास ठीक है, तो तत्पुरुष समास के कौन समास है? तो इसमें देखो में, दान वीर को अगर विग्रह करें तो आया दान में वीर, यहाँ पे में विभक्ति आ गया। तो में का मतलब है कि यह अधिकरण तत्पुरुष है। यह अब आगे चलते हैं, दूसरा समास का भेद जो है कर्मधारय समास। दूसरा क्या है? कर्मधारय समास। मटा देते हैं इसको, उसके बाद कर्मधारय समास पर चर्चा करते हैं। दूसरा समास है जो है कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। जो समास विशेषण और विशेष से मिलकर बनते हैं उसे कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास कहते हैं। इसको पहले जानते हैं, पहचानेंगे कैसे? पहचान जिस समास, जो समास या जिस समास कर दीजिए, जिस
जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण हो, क्या हो, विशेषण, और दूसरा यानी अंतिम पद, दूसरा पद विशेष से हो, विशेष हो, वह कर्मधारय समास है। जैसे में देख सकते हैं, चंद्र वदन, इसको विग्रह करने पर देखिए, चंद्र है वदन, चंद्र के समान वदन, चंद्र के समान वदन। देखिए यहाँ पे जो वदन है मानी शरीर है, वो किसके समान कैसा है, चंद्र के मानी चंद्रमा के जैसा। यह विशेषता बता रहा है कि वो चंद्रमा के जैसा है। जब तो पहला पद विशेषण हो गया, जब विशेषता बता रहे थे कौन हो गया, विशेषण हो गया। और किसका विशेषता बता रहा है, तो वदन का। तो जिसका विशेषण बताता हो उसको विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष। जो विशेषता बता रहा हो, क्या बता रहा हो, यही हो गया विशेषण। तो देखिए ना आया, पहला पद विशेषण, अंतिम पद विशेष। उस तरह और देख सकते हैं, लौह पुरुष, इसको देखेंगे, जैसे इसको विग्रह करेंगे तो लौह है जो पुरुष, इसको विग्रह करना पड़ेगा, लौह है जो पुरुष कैसा है, लौह जैसा। तो ये क्या है, इसका विशेषण हो गया। और किसका विशेषण बता रहा है, तब पुरुष का। यहाँ पे पुरुष क्या हो गया, विशेष हो गया। इस तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं कर्मधारय समास के। और देख सकते हैं इसका, और जैसे में कमल नयन, नील कमल, ये सब क्या है, कर्मधारय समास है। तो अब चलते हैं, तीसरा है बहुब्रीहि समास। तीसरा कौन है, बहुब्रीहि समास, उसके पर चलते हैं। तो बहुब्रीहि समास क्या है, तो देखिए बहुब्रीहि एक ऐसा समास है ना जिसका कोई पद प्रधान न होता है। जिस समास का कोई पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे में देख सकते हैं आप लोग कि चंद्रशेखर, या पंकज ले लीजिए, पंकज। अगर हम पंकज के विग्रह करते हैं तो पंकज का अर्थ होगा कि पंख में जन्म लेने वाला। अच्छा आप लोग बताइए, जो पंख में जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। क्या कहते हैं, कमल। तो यहाँ पे देखिए, पंकज क्या था, समास था। इसको विग्रह करें तो ई सब पद था, लेकिन ई पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, जैसे कमल। यह अन्य पद अर्थ निकल गया। पंकज का अर्थ निकल गया कोई चीज, कमल होना चाहिए था पंख में जन्म लेने वाला, लेकिन यहाँ पे अर्थ इसका अलग निकल गया। क्या निकल गया, कमल। पंकज से अर्थ निकल गया कोई चीज, कमल। उस तरह और देख सकते हैं, वीणा पानी, इसको विग्रह करेंगे तो वीणा है पानी के मतलब होता है हाथ।
हाथ में जिसके, जिसके। तो आप ही लोग बताइए कि किसके हाथ में बीना होता है? तो सरस्वती जी। तो सरस्वती। तो यहाँ पे देखिए कि बिना पानी को विग्रह किए तो इसका कोई पद प्रधान न हो करके कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, वह पद हो जाता है सरस्वती। तो ऐसा समास को ही बहुव्रीहि समास कहेंगे। इसलिए बिना पानी कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। और देख सकते हैं नीलकंठ, नीलकंठ इसका विग्रह करने पे आएगा नीला। क्या आएगा? नीला है कंठ जिसका, जिसका। अच्छा आप ही लोग बताइए किसका कंठ नीला था? जहर कौन पी लिए थे? शंकर भगवान। तो उनका कंठ कैसा हो गया था? नीला हो गया था। तो नीला है कंठ जिसका, कौन हो गया? शंकर भगवान। कौन होंगे? शंकर भगवान। तो यहाँ पे देखिए नीलकंठ, नीलकंठ के कोई पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद प्रधान हो गया जैसे शंकर। तो इस समास को ही कहेंगे बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे नीलकंठ हो गया बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसका कोई पद प्रधान ना होकर के कोई दूसरा पद प्रधान हो जा रहा है। इस तरह से है हम समझ गए बहुव्रीहि समास। अब अगला चलते हैं, चौथा है वह है कौन समास? द्वंद्व समास। तो आगे चलते हैं, मटार देते हैं इसको। चौथा है वो है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? द्वंद्व समास। कहने का मतलब है कि पहला पद और अंतिम पद भी प्रधान हो। इसको पहचान, पहचान सॉरी बहुव्रीहि समास का पहचान लिखा है। उसको बहुव्रीहि समास का पहचान यही होगा कि जिसका अन्य कोई पद प्रधान हो जाता है, उसमें से कोई पद नहीं, उसका अर्थ दूसरा निकल जाए। बस सिंपल याद रखिएगा कि बहुव्रीहि समास वही होता है जिसका अर्थ अलग निकल जाए। अब चलते हैं द्वंद्व का समास का पहचान। तो द्वंद्व समास का पहचान होता है कि या तो योजक चिन्ह, योजक, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगा रहेगा, अर्थात इस तरह से लगा रहा है, या विग्रह करने पर, विग्रह करने या विग्रह, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और आता हो, और आता हो। जैसे में हम देख भी सकते हैं, जैसे जैसे में देख लीजिए भाई बहन, भाई बहन। तो इसको तो चिन्हने बड़ी आसान है, क्योंकि योजक चिन्ह लगा तो इसको कहेंगे कि द्वंद्व समास है। उसी तरह लोटा थाली, लोटा थाली, तो इसको भी चिन्हना बहुत आसान है क्योंकि योजक चिन्ह लगल है। लेकिन अगर आ जाए शब्दार्थ, शब्दार्थ, उसी तरह आ जाए प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, तब इसको कैसे समझेंगे कि द्वंद्व समास है कि ना? तो इसको विग्रह करके समझेंगे। शब्दार्थ, तो इसका विग्रह करने पर होता है शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ। ये हम पहचान लिखा दिए कि अगर और भी आए, क्या भी आए, और आता हो, तो और आया कि ना आया, तो इसका मतलब कि अभी द्वंद्व समास। प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर, यहाँ पे भी देखिए और आ गया, इसका मतलब कि ये भी द्वंद्व समास है। इसको पहचान में भी लिखा दें कि और हो, तो इस तरह से द्वंद्व समास। अब पांचवा है वो है दिंगु, दिंगु समास, दिंगु समास, दिंगु समास, जिस समास का पहला
पद संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसको आप समझते हैं द्विगु समास। इसको पहचान है कि पहला पद में संख्यावाचक यानी कि त्रा लगा रहेगा, चौ लगा रहेगा, छह लगा रहे या 9 लगा रहे इत्यादि, और बहुत सारे हैं इत्यादि संख्यावाचक हो तो उसको कहेंगे कि कौन है, द्विगु समास। जैसे में देख सकते हैं, जैसे में हो गया त्रिनयन, ये भी बोल सकते हैं। और क्या, त्रिनयन नहीं तो सीधा सान लेते हैं, छह माही या चौराहा भी ले सकते हैं। चौराहा और भी देख सकते हैं चौराहा। इसका विग्रह करेंगे तो होगा चार राहों का समाहार। तो यहाँ पे देखिए आया ना संख्यावाचक चार, या यहाँ भी देखिए चौ मैंने चार, इधर समझ, इधर पहला पद को जो संख्यावाचक हो गया। तो पहला पद अगर संख्यावाचक हो गया तो समझिए कि वह कौन समास है, द्विगु समास, यानी कि यह चौराहा कौन समास है, द्विगु समास। उसी तरह और ले सकते हैं पंचवटी, कौन वटी, पंचवटी। तो इसको हम देख सकते हैं पंचवटी में इसका होता है पंच या पाँच या पंच, जो बोलिए पाँचवटी, का समाहार। और देख सकते हैं तिरुभुवन। इसमें देखिए त्रि पहला संख्यावाचक है, यहाँ पंच संख्यावाचक है, तो इसी तरह पहचाना जा रहा है कि संख्यावाचक है तो द्विगु समास है। तो तिरुभुवन का विग्रह करने पाएगा तीन भुवनों का समाहार। तो इस तरह से इसको पढ़ने की यह त्रिभुवन सब। अब चलते हैं छठा जो है कि है, बता देते इसको। छठा है अविभाव समास। अब अविभाव समास को चलते हैं, चर्चा करते हैं। अविभाव समास पर छठा है अविभाव समास। अव्ययी भाव समास। देखिए जिस समास या जो समास कर दीजिए अच्छा रहेगा, जो समास अव्यय और संज्ञा के मिलने से बनता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पहचानेंगे इसे। अगर पहले माने प्रथम पद को सीधा सीधी है कि पहला पद आ जाए, प्राति आ जाए, या यथा आ जाए, या आ जाए, या बे आ जाए, इत्यादि अव्यय हो
अव्यय हो, यानी कि अगर पहला पद में प्रति आए, चाहे यथा आए, चाहे आ आए, चाहे बे आए, तो उसको कहेंगे कि यह अविभाव समास है। जैसे देख सकते हैं कि प्रति, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का विग्रह करेंगे, इसमें देखिए पहला पद आया कि ना प्रति, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति आ गया, मैंने अव्यय आ गया, तो यह अविभाव समास है। तो प्रतिदिन का हम क्या करेंगे विग्रह, तो प्रतिदिन का होगा कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। इसी तरह और को जान सकते हैं, यथा संभव, यथा संभव, इसमें देखिए यथा आ गया। उसी तरह और देख सकते हैं यथा संभव और है बेरहम, 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 और भी देख सकते हैं। इस तरह से हम जान सकते हैं। एगो एक्स्ट्रा में होता है, सातवां एक्स्ट्रा में वो होता है ना समास। ना, कौन समास, नज समास, ना, ना समास, ना समास, समास। ना समास के पहचान है कि पहला पद नकारात्मक हो, नकारात्मक, नकारात्मक हो। जैसे में देख सकते हैं, जैसे में देख सकते हैं क्या, जैसे अनंत, अनंत, इसका विग्रह कुछ है न अंत, न अंत, इसमें नकारात्मक आया कि ना आया, उसे देख सकते हैं अभाव, अभाव, तो इसमें आया ना ना भाव, या अभाव कर सकते हैं ना भाव, तो इसमें नकारात्मक का बोध हो रहा है। तो जब नकारात्मक का बोध होगा तो समझ कि न समास है। ये भी कई बार परीक्षा एग्जाम में पूछ दिया है। तो जय हिंद। अगर